नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेंद्र द्विवेदी। आप सभी का स्टडी विद जितेंद्र चैनल पर स्वागत है। आज हम गुप्तोत्तर काल को देखे हैं। कल या पिछली क्लास में हमने गुप्त काल तक देख लिए, सारे शासकों को देख लिया। अब यहाँ गुप्त काल का पतन देखने को मिलेगा। तो गुप्त काल के पतन के पश्चात अनेक राज्यों का उदय हुआ, यानी फिर से जो सत्ता केंद्रीकृत सत्ता थी वो कैसी होने लगी, फिर से विकेंद्रीकृत। हमें अब कई छोटे छोटे राज देखने को मिलेंगे, जैसे कन्नौज में मौखरी वंश हुआ, थानेश्वर हरियाणा के पास हमें वर्धन वंश मिलेगा, गुजरात वाले एरिया में हमें मैत्रेक वंश या हम वल्लभी वंश भी कह सकते हैं, है ना। मालवा में हमें देखने को मिलेंगे उत्तरगुप्त वगैरह, बंगाल में शशांक देखने को मिलेंगे यानी गौड़ वंश देखने को मिलेंगे, असम में हमें कामरूप देखने को मिलेंगे। यानी सब छोटे छोटे राजवंश हमें या कह सकते हैं कि फिर से हमें विकेंद्रीकृत राज देखने को यहाँ मिल रहे हैं। इसमें से अभी जो हर्षवर्धन की हम बात कर रहे हैं, थानेश्वर वाले की, ये दोबारा प्रयास करते हैं उत्तर भारत को केंद्रीकृत करने का, तो उन पर भी प्रकाश डालेंगे। तो हम यहाँ सारे राजवंशों को नहीं डिस्कस करेंगे, हम केवल उन्हीं वंशों को देखेंगे जिनका संबंध अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश से है, उनको ही हम यहाँ डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब हम गुप्तोत्तर काल को पढ़ेंगे। चलिए, तो गुप्तोत्तर काल में पहला ही फैक्ट लिखें आप। जैसे आपने देखा था कि मौर्य काल हुआ, मौर्य का पतन हुआ, तो फिर आपने देखा देशी उत्तराधिकारी विदेशी उत्तराधिकारी हुए, शक आए, कर्णवंश आया, नहीं आपका शुंग वंश आया, कर्णवंश आया और सातवाहन वंश आया। विदेशी में देखा हिंद वंश, शक, पहला और कुषाण आए। कुषाणों के बाद फिर से पतन होता है, तो फिर आपने क्या देखा कि फिर से गुप्त काल उदय होता है। ठीक है ना, 200 साल तक ये भी राज करते हैं। अब गुप्त का पतन हो रहा है, यानी गुप्त की सत्ता कमजोर हो रही है, तो फिर से आपको नए राज देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, वही हम यहाँ लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे गुप्त वंश के पतन के पश्चात अनेक राजवंशों का उदय हुआ। राजवंशों का उदय हुआ था। ठीक है, तो हम इसको मैप में ही बता देते हैं आपको। पहले हम उन वंशों को लिख देते हैं, फिर मैप में सारे वंशों की लोकेशन आपको स्पष्ट करेंगे किसका कहाँ होगा। तो अब ये तो बात क्लियर हो गई, गुप्तों की सत्ता जो थी उसके पतन के बाद फिर से छोटे छोटे हमें राज्यों के यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें से प्रमुख राजवंश इस प्रकार है। तो लिखेंगे हम, जिसमें प्रमुख राजवंश अब हम प्रमुख राजवंशों के यहाँ देखते हैं। पहला हम समझते हैं, पहला क्या मतलब, कुछ हम जो थोड़े थोड़े देखते हैं। जैसे कन्नौज में मौखरी वंश हमें देखने को मिलेगा, यानी यूपी वाले रीजन में। दूसरा पंजाब में इसमें पाकिस्तान वाले पंजाब को भी शामिल करेंगे और भारत वाले पंजाब को, यानी पंजाब में हमें हूण देखने को मिलेंगे। थानेश्वर यानी दिल्ली हरियाणा वाले एरिया में, थानेश्वर में हमें वर्धन वंश देखने को मिल रहा है, या इसी को पुष्पभूति वंश भी कहते हैं। हम बंगाल वाले एरिया में देखते हैं तो हमें वहाँ बंगाल में हमें गौड़ वंश देखने को मिलता है, जहाँ शशांक होते हैं। हम असम वाले रीजन में देखते हैं तो हमें वहाँ कामरूप वंश देखने को मिलते हैं, कामरूप वंश। हम मालवा की बात करते हैं, मालवा में हमें उत्तरगुप्त और देवगुप्त देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, और हम गुजरात वाले रीजन की बात करें तो हमें वहाँ मैत्रेक वंश, ऐसा लिखेंगे, गुजरात में मैत्रेक वंश, इसी को वल्लभी वंश भी कहते हैं या वल्लभी वंश। ठीक है ना, इस तरीके से उत्तर भारत में देख लिए, और दक्षिण भारत की तरफ देखेंगे तो हमें बादामी के चालुक्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कुछ छोटे छोटे राजवंशों का हमें क्या देखने को मिलता है। छोटे छोटे का मतलब एक क्षेत्र विशेष में या एक राज्य में ही उनका हमें देखने को मिल रहा है, एक केंद्रीय की सत्ता अभी नहीं देखने को मिल रही। तो हम इसको यहाँ भारत के मैप में एक बार और स्पष्ट कर दें आपको। तो
चीज़ें आपको ज़्यादा स्पष्ट होंगी। अब आप देखें, इसमें आपको ज़्यादा स्पष्ट हो गया बुर्राज जो भी बता रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ इस वाले रीजन में, यानी ये पंजाब था, क्योंकि पश्चिमी पंजाब जो है वो पाकिस्तान में हो, पूर्वी पंजाब भारत में है। यहाँ हमें कौन सा देखने को मिल रहा है? यहाँ ऊँट है फिलहाल में। ऊँट के बारे में हम खूब बता चुके हैं आपको। और यहाँ वाले रीजन में देखा जाए, ये आपका दिल्ली हरियाणा का जो रीजन है, यहाँ है आपके वर्धन वंश। इसी को हम पुष्पभूति वंश भी बोलते हैं। ठीक है, जगह देखी जाए तो ये आपका हरियाणा रीजन में पड़ता है। ठीक है, अब इसके बाद हम कन्नौज देखेंगे। यहाँ कन्नौज है, या कन्नौज आप यहाँ लिख लें। कन्नौज में कौन है? आपका मोखरी वंश है। मोखरी वंश में ग्रह वर्मा है, और यहाँ थानेश्वर। इसके बाद हम असम वाला रीजन देखेंगे। यहाँ आपको देखने को मिलेगा कामरूप वंश, और असम है ये एरिया। ठीक है, अब यहाँ हम नीचे देखेंगे तो ये बंगाल वाला जो रीजन है, अब क्योंकि पश्चिम बंगाल उस समय तो विभाजित नहीं हुआ था, इसलिए आप इसको इस तरीके से देख लें। आप बंगाल भी आ रहा है, पश्चिम बंगाल वाला रीजन। ये जो है ये गौड़ वंश के शासक यहाँ है, गौड़ वंश है, और यहाँ शशांक राज कर रहे हैं। अब मालवा में देखा जाए तो मालवा रीजन ये है आपका, और ये आप ऐसा मान लें कि ये जो रिवर है वो नर्मदा है। थोड़ा सा आपको बॉर्डर लाइन पता हो जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ मालवा में कौन है? यहाँ उत्तरगुप्त और देवगुप्त हमें देखने को मिलते हैं। ये देवगुप्त मगध से है और उन्होंने मालवा जीत लिया था। इसके बाद ये वाला रीजन देखते हैं हम, गुजरात वाला। अब आप देख रहे हैं पूरे भारत में, उत्तर भारत में ये गुप्तों की सत्ता जब कमज़ोर होती है, समुद्रगुप्त ने सब उत्तर अभियान करके जीते थे, यहाँ जो वंश देखने को मिलता है वो है मैत्रिक वंश। और जब बड़ी सत्ता कमज़ोर होती है तो छोटे छोटे राजवंशों में क्या होता है? टूटता है। वल्लभी वंश हो गया। अब दक्षिण में देखा जाए तो दक्षिण में हमें यहाँ बादामी के चालुक्य देखने को मिल रहे हैं। ये चालुक्य, ये बादामी के चालुक्य में जो शासन हमें ध्यान रखना है वो है, उनका नाम पुलकेशन द्वितीय। यही हर्ष को दक्षिण भारत में जाने से रोकता है, यानी हरा देता है। और इसकी जो हमें जानकारी मिलती है वो ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि उस समय ये कुछ प्रमुख हमें जो राजवंश हमने आपको यहाँ लिखाए हैं, उनकी लोकेशन है, कश्मीर में भी है पर अलग शासन है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा। ऐहोल अभिलेख लिखा है, ये रवि कीर्ति का था, है ना, चाहो तो वो भी आप वहाँ लिख सकते हैं। और कामरूप की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ भास्कर बर्मन शासक थे। भास्कर बर्मन यहाँ शासक है। यहाँ शशांक है, मौखरी वंश में आपके ग्रह वर्मा है, और यहाँ आपके वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन शासक है। ठीक है ना। यहाँ ध्रुव सेन
प्रथम है, फिर द्वितीय आएंगे, द्वितीय जो होंगे वो आपके अभी इस वंश में हर्ष आने वाले हैं थानेश्वर वाले में। तो अभी आप देख रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इसमें मालवा का महत्व बड़ा हुआ है। मालवा के बाद अब जो सेंटर सत्ता केंद्रीकृत होगी वो कन्नौज की तरफ होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। अब हम इसको एमपी में क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ मालवा भी है और हर्ष ने नर्मदा नदी के पार तक शासन किया था, है ना। नर्मदा नदी जब हर्ष पार कर रहे थे, तो दक्षिण की तरफ जा रहे थे, तभी उनको बादामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, यानी उनका दक्षिण की तरफ प्रभाव नहीं हो पाया था। जबकि हर्ष ने ऊपर आपका थानेश्वर तो हर्ष का है ही, कन्नौज उनकी बहन का भी वो कहानी सुनाएंगे हम आपको, किस तरीके से कन्नौज हुआ, असम से उनकी मित्रता थी, बंगाल के शासक को भगाया, मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या की, हूणों को हराया, कश्मीर, इस तरीके से उन्होंने लगभग हर्ष ने एक केंद्रीय की सत्ता का प्रयास किया और वो उत्तर भारत की तरफ बढ़े। परंतु दक्षिण की तरफ जब वो आए, तब उनको यहाँ बादामी के चालुक्य हैं और उनको हार का सामना करना पड़ता। आपको याद हो, मौर्य काल के पतन के पश्चात यहाँ सातवाहन वंश थे, सातवाहनों की 5 शाखाएं गई थी। सातवाहन के बाद यहाँ मरुत्तर काल में हमने वकाटक वंश की चर्चा की है। वकाटकों के सामंत के रूप में बादामी के चालुक्य आए, ठीक है ना। बादामी के चालुक्यों के बाद अभी राष्ट्रकूट आएंगे। यहाँ हम दक्षिण की हिस्ट्री में उसको आपको स्पष्ट करेंगे। अभी तक हम यहाँ खड़े हुए, इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि हम अब आपको जो वंश हमें यहाँ इंपॉर्टेंट है उनका हम यहाँ डिस्कशन करते हुए निकल जाएंगे। अब एमपी तो आ ही गया है, क्योंकि अभी हर्ष को एमपी तक आ ही जाए, नर्मदा पार करेगा, यही युद्ध होगा उसका। दूसरी बात, मालवा के शासकों का भी जिक्र है, तो क्योंकि अब लिंक से आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से हमने गुप्तकाल लिया है, इसी गुप्तोत्तर काल करा रहा है आपको, ठीक है ना। तो आपको एक समझ बनी रहेगी। और वैसे भी आप वहाँ इसको डिटेल में देखते हो, यहाँ हम उतना डिटेल नहीं देखेंगे। हम यहाँ केवल वही चीज़ें समझेंगे जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। ये आपने जाना, सब उन वंशों की स्थिति देखी, किस तरीके से गुप्तकाल जो पूरे उत्तर में दक्षिण की तरफ था, किस तरीके से छोटे छोटे राजवंशों में कैसा हो जाता है, कैसे विकेंद्रीकृत हो जाता है, आप दूसरी भाषा में जाने। अब हम उनकी बात करेंगे जो हमें एमपी से संबंधित है। तो हम पहला वंश चाहो तो आपको हम, क्योंकि हर्ष की बेटी की शादी हुई थी वल्लभी वंश में, तो उसके बारे में भी बता दे रहे हैं आपको। अब हम सारे वंशों को यहाँ क्लियर नहीं करेंगे, तो हम लिख दे रहे हैं आपको मैत्रिक वंश हेडन डालने हैं या वल्लभी के वंश। मैत्रिक वंश, जैसे को हम क्या बोलते थे, वल्लभी। क्षेत्र आपको पता है, क्षेत्र इनका कौन सा है, गुजरात वाला है। संस्थापक लिखा दे रहे हैं आपको, बस थोड़ा थोड़ा फैक्ट। और इसके बाद हम प्रमुख शासकों की बात करेंगे, ठीक है। संस्थापक देखा जाए तो इसके जो संस्थापक हैं वो भट्टारक है। क्षेत्र देख लें, हम क्षेत्र की बात कर रहे हैं। क्षेत्र में आप फिर से एक बार नक्शा बनाए भारत का। भाई मैप जितना ज़्यादा आप आपके हाथ से होगा उतने आपको हिस्ट्री समझ में आएगी। बिना मैप के आप ना तो ज्योग्राफी समझ सकते हैं ना हिस्ट्री, ये बिल्कुल ध्यान रख लें। बहुत अच्छा तो नहीं, पर कम से कम कोई भी चीज़ आप शो कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप उसको बता पाएँ। तो इनका क्षेत्र कौन सा है वल्लभी को, ये क्षेत्र हुआ उनका। ये जो रीजन है, यानी ये पूरा गुजरात का रीजन है, पश्चिम मालवा वाला कहे पर, खासकर गुजरात राज्य। यहाँ कौन है, यही क्षेत्र इनका देखा जाए तो क्या है, ये क्षेत्र हो गया। मैप में स्पष्ट ये कौन सा राज्य दिख रहा है, गुजरात वाला राज्य है, तो ये उनका हो गया क्षेत्र। अब प्रमुख शासकों में संस्थापक हो ही गए हैं, तो इसके बाद भट्टारक तो संस्थापक हो गए हैं। इसके बाद आएंगे शासक ध्रुव सेन प्रथम, और इसके बाद आएंगे ध्रुव सेन द्वितीय, और यही हर्ष के दामाद हैं। अभी इनकी कहानी हम सुनाने ही वाले हैं, दामाद थे, ठीक है। एक हो गया आपका वंश, इसको हम लिख लें यहाँ कौन सा वंश है, यहाँ मैत्रिक वंश है। यहाँ ये हो गया आपका मैत्रिक वंश। चलिए अब हम बस इसको इतना ही जानना था हमें। अगला लिखते हैं मालवा की स्थिति देखते हैं कि मालवा पर किसका शासन था उस समय।
देखो एमपी की हिस्ट्री में सीधा हर्ष लिखा के निकल जाते हैं 1 पॉइंट, पर इतना नहीं पढ़ना आपको। दूसरा हम वंश का डिस्कस कर रहे हैं, मालवा का, तो इसके बारे में लिखें आप। अब मालवा कहाँ है? ये हुआ। अब यहाँ हम देखा जाए इस रीजन की बात कर रहे हैं, किस रीजन की बात कर रहे हैं यहाँ भी समझ लें आप। ये पूरा मालवा में हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कौन आया है तो यहाँ देखेंगे आप, संस्थापक में देखा जाए और जो मालवा में शासन था उन्हीं का आगरा वाले रीजन में था। किसका था? उत्तर गुप्त का। अभी हम आगे उसको स्पष्ट करेंगे सब चीजों को। संस्थापक हो गए आपके कृष्णगुप्त, ठीक है। और क्या देखना है यहाँ? यहाँ देखना है इस वंश के महान शासकों में, इस वंश के महान शासकों में देवगुप्त और आपके आदित्य सेन के नाम से प्रसिद्ध है। आदित्य सेन के नाम प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम कुछ प्रमुख यहाँ देखते हैं, प्रमुख शासक कौन है। तो प्रमुख शासक तो आपको देवगुप्त ही मिलेंगे, ठीक है। इनके पिता का नाम देखा जाए, इंपॉर्टेंट तो नहीं है फिर भी लिख लें आप, क्योंकि एमपी का संदर्भ है, इसलिए इनके पिता का नाम है महासेन गुप्त। आपको गुप्त दिख रहा है इनके पीछे लगा, यानी इनका संबंध कहीं ना कहीं मगध से तो है। अभी गुप्त वंश का प्रश्न ही हुआ है, तो लिखेंगे इसने मालवा पर विजय की। इसने देवगुप्त ने मालवा पर कब्जा किया था, तो लिखेंगे इसने मालवा पर विजय प्राप्त की। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हुआ, ठीक है। इसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए, इसने अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए बंगाल शासक शशांक से मित्रता की और क्या किया, प्लस कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा की हत्या की। अब ये ग्रह वर्मा कौन है? ये आपके हर्ष की बहन के पति हैं, उनकी हत्या कर देता है। ये कौन? देवगुप्त ने। यानी यहाँ शासक कौन देखने को मिल रहा है आपको? देवगुप्त है जिसने, और ये बेसिकली यहाँ के थे, इन्होंने इस पर कब्जा किया था, यानी मालवा को जीता था। अब इसके बाद हम देखेंगे हत्या की है, और आप चाहो तो लिख सकते बाद में हर्ष ने इसकी हत्या की है। बाद में हर्ष ने इसकी हत्या की। अभी हम आगे स्पष्ट करेंगे, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अब अगला शासक डालते हैं थानेश्वर के पुष्पभूति वंश, जिसको हमें यहाँ देखना था। तो आपने देखा कि हर्ष की बेटी की शादी कहाँ होगी? मैत्रिक वंश में। तो हमने मैत्रिक वंश देख लिया, लोकेशन बता दिया आपको। देवगुप्त ने क्यों हम बता रहे हैं? क्योंकि यही देवगुप्त जो है ये जाकर अभी कन्नौज कहाँ दिख रहेगा आपको? यहाँ ये रीजन जो है वो क्या है? कन्नौज है आपका, ऐसा मान लिया। ये कौन है? कन्नौज। और कन्नौज का शासक कौन है इस समय? ग्रह वर्मा। और हर्ष के कौन हो गए? ये जीजा जी कह रहे आप। कन्नौज में किस वंश का शासक है? मौखरी वंश का शासन है इस समय, क्योंकि यहाँ हर्ष की बहन की शादी हुई। यहाँ लिख ले, हर्ष की बहन की शादी हुई, इनसे शादी हुई। और यहाँ मैत्रिक वंश में क्या हुआ था? तो यहाँ मैत्रिक वंश में थे आपके ध्रुव सेन द्वितीय। इस वंश में हर्ष की पुत्री की शादी हुई, हर्ष की
पुत्री की शादी हुई। तो अब आपने देखा कि सारे राजवंश में से हमें देवगुप्त मालवा वाले देखना है, क्योंकि इन्होंने ग्रह वर्मा की हत्या की है ऊपर। और ग्रह वर्मा, अब ये क्षेत्र किसका है? दिल्ली हरियाणा वाला पूरा रीजन। यहाँ कौन सा वंश है? यहाँ है, जगह है थानेश्वर, थानेश्वर। और यहाँ कौन सा वंश है आपका? वर्धन वंश। इसी को हम क्या बोलते थे? पुष्पभूति वंश। और यहाँ शासक जो मेन देखा जाएगा वो हर्ष से, आप जानते हैं, तो हर्ष की बात करेंगे। तो आप देखते हैं हर्ष की बहन की शादी कन्नौज में हुई, हत्या कर देता है देवगुप्त। और किसकी सहायता से? तो मालवा। ये यहाँ बंगाल जो एरिया है, यहाँ कौन है? बंगाल में आपके गौंड वंश है, और यहाँ का शासक है शशांक। इसकी सहायता से या इसकी मित्रता से, इन दोनों की क्या होती है? मित्रता होती है। इनकी सहायता से वो ग्रह वर्मा की हत्या कर देता है। ऊपर अभी आपको एक वंश दिखेगा असम का, कामरूप वंश, उसका भी जिक्र आएगा। हर्ष कामरूप वंश के भास्कर वंश, कामरूप वंश। यहाँ भास्कर वर्मन है। तो हर्ष क्या करेगा? इससे मित्रता करेगा और फिर बंगाल के शासक को भराएगा और देवगुप्त की हत्या करेगा। वो सारी चीजें हम स्पष्ट कर रहे हैं। अभी आपने दो वंशों को देखा, मैत्रिक वंश क्यों हम पढ़ रहे हैं इसको? क्योंकि हर्ष की पुत्री की शादी हुई है। हम कन्नौज क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हर्ष की बहन की शादी हुई है। हम मालवा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि एमपी का है, इसी ने कन्नौज के शासक की हत्या की थी। आए समझ में कि नहीं आया? चलिए अब आप हेडिंग डाल लें। जो हमारा टॉपिक है गुप्तोत्तर काल, असल में देखा जाए तो हर्षवर्धन के लिए ही पढ़ा जाता है। तो थोड़ा सा हम हर्षवर्धन के बारे में यहाँ जान लें। बाकी तो आप मेन हिस्ट्री में पूरा हर्षवर्धन को ढंग से पढ़ते ही हो, तो उतना हम यहाँ नहीं देखेंगे। हम देखेंगे जितना हमें एमपी के संदर्भ से इम्पोर्टेंट, हर्षवर्धन वंश, ठीक है ना। इसी को हम क्या बोलते थे? पुष्पभूति वंश। अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो पहले तो वही देखेंगे हम, संस्थापक कौन है, राजधानी देखेंगे इसकी, ठीक है ना। तो हम जो सारी चीजों को देखेंगे, तो इसका क्षेत्र देखेंगे। पहले क्षेत्र देखते हैं। क्षेत्र क्या है? दिल्ली हरियाणा वाला रीजन, मैप में आपको स्पष्ट दिख रहा है, दिल्ली व हरियाणा वाला। दूसरा संस्थापक देखें हम इसके, तो संस्थापक है पुष्पभूति, इसलिए इस वंश का नाम एक पुष्पभूति वंश भी बोल जाते हैं। पुष्पभूति वंश। अब संस्थापक हो गए। संस्थापक के बाद हम देखते हैं राजधानी। राजधानी राजधानी जो इसकी है वो है थानेश्वर। राजधानी थानेश्वर हो गई। इसके बाद हम इसमें देखेंगे उत्पत्ति। आखिरकार ये लोग आए कौन हैं जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो उत्पत्ति और लिख लेते हैं। गुप्तों के सामंत के रूप में इनको देखा गया है। गुप्तों के सामंत, गुप्तों के सामंत के रूप में गुप्तों के सामंत माने जाते हैं, ठीक है, सीधा सीधा जितना माने जाते हैं। अब हम यहाँ कुछ प्रमुख शासकों को देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इस वंश में अब हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको समझिए आप। इस वंश में प्रभाकर वर्धन हुए। अब बाकी हम और इनके पीछे के शासकों को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। प्रभाकर वर्धन हुए, क्योंकि है प्रकार, यहीं से देखना है इसको, वर्धन हुए। अब प्रभाकर वर्धन से हम देखते हैं इनके
दो पुत्र देखने को मिलते हैं। अच्छा, इनका समय देखा जाए, प्रभावर्तन जब गद्दी पर बैठते हैं तो ये 580 से लेकर 605 तक बैठते हैं। 580 से 605 एडी तक रहते हैं। इनके दो पुत्र होते हैं, एक पुत्री होती है। ठीक है, तो ये तो एक पुत्री हो गई जिनका नाम है राजश्री। राजश्री। दूसरा दो पुत्र होते हैं, तो एक तो राजवर्धन है, राजवर्धन द्वितीय है। वैसे तो ये गद्दी पे बैठते हैं और तुरंत ही इनकी राजश्री क्योंकि पति को मार देते हैं राजश्री के, तो उनको लड़ने के लिए जाते हैं तो उसमें ये पराजित होते हैं। तो उसके बाद आपके आते हैं हर्ष। हर्ष लंबा रहते हैं, 605 से लेकर 647 एडी तक हर्ष रहते हैं। ये तो आपने जाना इनकी वंशावली। अब क्या घटना घटती है वो आपको यहाँ हम मैप में और यहाँ बताते हैं। देखो, इसका विवाह इसका राजश्री का, राजश्री हो गया, राजश्री लिखें आप, राजश्री। तो देखो इनका विवाह, या किसका विवाह की बात कर रहे हैं हम? राजश्री के विवाह। तो इनका विवाह कहाँ होता है? मौखरी वंश के, मौखरी वंश यानी कन्नौज में होता है। मौखरी वंश के गृहवर्मा के साथ होता है, गृहवर्मा के साथ। अब आगे क्या घटना घटी? गृहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त शशांक की सहायता से, शशांक कौन? बंगाल के शासक। शशांक ब्रैकेट में लिख लेंगे आप, बंगाल का शासक से देवगुप्त शशांक से सहायता लेकर कर देता है। गृहवर्मा की हत्या मालवा के शासक देवगुप्त शशांक बंगाल के शासक से सहायता लेकर कर देता है। अब जब इसके यहाँ शादी हुई, कन्नौज वंश में गृहवर्मा की हत्या हो गई। अब क्या होगा? इसका बदला लेने के लिए राजवर्धन आता है और राजवर्धन भी इसमें हार जाता है, पराजित होता है और मर भी जाता है। तो अब गद्दी पर कौन बैठेंगे? गद्दी पर बैठे हर्ष। तो हर्ष क्या करेंगे? हर्ष पहुंचते हैं कन्नौज। कन्नौज जाते हैं तो या इन दोनों से बदला लेने के लिए आते हैं, यानी गृहवर्मा देवगुप्त से और शशांक से। तो रास्ते में जाते समय ने सूचना मिलती है कि इनकी बहन को देवगुप्त ने कारागार में डाल दिया है कन्नौज के। तो ये कन्नौज की तरफ जाते हैं। तब तक पता चलता है कि इनकी जो बहन थी कारागार से मुक्त होकर विंध्याचल के पर्वतों की तरफ चली गई है। तब ये अपनी बहन को, एक आपके बौद्ध भिक्षु है, क्या कहते हैं उनका नाम अभी याद नहीं आ रहा, बताते हैं। तो एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से वो राजश्री को बचा लेते हैं। बचाने के बाद वो कन्नौज पहुंच जाते हैं, साथ में ही शासन करते हैं। यानी राजश्री कन्नौज में है तो कन्नौज पहुंच गए हर्ष। अब पहुंचने के बाद वो पहला काम करते हैं कि असम के शासक, जो असम जो राज्य है, यहाँ हर्ष मित्रता करते हैं। यानी यहाँ हर्ष मित्रता करते हैं असम के शासक भास्कर बर्मन से, ताकि बंगाल का शासक कैसा रहे? कमजोर रहे। और इसके बाद वो देवगुप्त की, बंगाल के शासक को वहाँ से भगाते हैं। तो ये शशांक जो होता है बंगाल छोड़कर भाग जाता है और इसके बाद वो देवगुप्त को हत्या करता है। यानी हर्ष अपना बदला पूरा करता है। इसके बाद हर्ष ने अपनी राजधानी भी परिवर्तित कर ली और कहाँ पहुँच गया? कन्नौज। इसके बाद हर्ष का विजय अभियान चालू होता है, वो कश्मीर जीतता है ना। ये पूरा लगभग उत्तर भारत को वो जीतने का प्रयास करता है। जब वो दक्षिण की तरफ बढ़ता है, यानी नर्मदा नदी जब पार करता जाता है, तो यहाँ मिलते हैं उसको बादामी के चालुक्य पुलकेशन द्वितीय। पुलकेशन द्वितीय से वो 639 एडी में हार जाता है। यानी हर्ष दक्षिण की तरफ नहीं बढ़ पाता। हर्ष एक विद्वान शासक होता है, उसकी कुछ रचनाएं हैं, वो हम यहाँ देखेंगे। रत्नावली है, नागानंदा है, प्रियदर्शिका है, तो ये सारी हम बताएंगे। उनके एक कवि भी थे बाण भट्ट, उनके बारे में बताएंगे। उन्होंने हर्षचरित लिखा हुआ है, कादम्बरी लिखा है, तो वो सारी चीज़ें। और हर्ष के ही काल में आपके हैंसांग आए थे, चीनी यात्री, है ना।
और चीनी यात्री जो आए थे उन्होंने एक किताब लिखी थी सी यू की, तो वो हम अब जो फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से वो हम सब बोर्ड पर आपको उपलब्ध करा है। यहाँ तक आपने लिख लिया है। अब हम 2 लाइन हर्ष के बारे में लिखा के इस टॉपिक को कंप्लीट की तरफ करते हैं। ये समझ में आया होगा कि हर्ष गुप्तों के पतन के पश्चात जो छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, इसमें हमें हर्ष को देखना था। और हर्ष का संबंध के चक्कर में हमने मैत्रिक वंश देखा, मालवा को तो देखना ही था, और उसके चक्कर में बंगाल को जाना। इस जितने को हमें जानना था वो हमने यहाँ देखा। अब लिखेंगे हर्ष के बारे में बात। हर्ष के बारे में 2-3 फैक्ट लिख लें आप। चलिए, अब हर्ष ने क्या किया, हर्ष को बताया जब हर्ष अपनी, क्योंकि राजवर्धन की भी हत्या हो गई, तो हर्ष जब बढ़ता है कन्नौज की तरफ तो उसको खबर आती है कि उसकी बहन को देवगुप्त ने क्या कारागार में डाल दिया है कन्नौज में। तो वो कन्नौज की तरफ बढ़ता है, तब पता चलता है कि जो राजश्री है वो विंध्याचल के पर्वतों में जंगलों में चली गई है आत्महत्या करने के। तो एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर जैन, उनका नाम याद आ गया, दिवाकर जैन की सहायता से वो राजश्री को बचा लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद असम के से इनका दोस्ती संबंध होता है ताकि बंगाल क्या मिले, इसको थोड़ा सा बल मिले, और बंगाल के शासक को मारने जाता है, परंतु बंगाल का शासक वहां से भग जाता है। उसके बाद देवगुप्त की वो हत्या कर देता है। तो ये 2 फैक्ट लिखना है तो लिखा दे रहा है। इसने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या की, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, और क्या किया इसने, बंगाल शासक शशांक को भगाया, क्योंकि बंगाल शासक, दूसरा क्या किया इसने, बंगाल शासक शशांक को भगाया, भाग गया था वो वहां से डर के मारे, भगाया। इसके बाद इसने तीसरा काम किया, अपनी बहन राजश्री के साथ सिंहासन पर बैठा, अपनी बहन राजश्री के साथ सिंहासन पर बैठा, यानी इसने राजधानी क्या कर दी, अपनी परिवर्तित कर ली। लिख सकते हैं ब्रैकेट में, थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली, या थानेश्वर से कन्नौज क्या कर ली, राजधानी परिवर्तन कर लिया। अब जब ये सब हो गया, बदला पूरा हो चुका है, तो हर्ष क्या करता है, विजय अभियान की तरफ बढ़ता है। तो उत्तर में तो लगभग सब जीत लेता है, दक्षिण में उसका विवाद बादामी के पुलकेशन द्वितीय से हो जाता है, वहां हार भी जाता है। तो लिखेंगे हर्ष ने उत्तर भारत को जीत लिया। अब वो सारा डिटेल आप भारतीय इतिहास में पढ़ेंगे, है ना, कब किसको कैसे हराया। हर्ष ने उत्तर भारत को जीत लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, परंतु दक्षिण भारत की ओर जाते समय, परंतु दक्षिण भारत में जाते समय, या दक्षिण भारत में जाते समय नर्मदा के किनारे, जाते समय नर्मदा के किनारे बादामी के चालुक्य, या बादामी के पुलकेशन द्वितीय भी लिख सकते हैं अपन, बादामी के चालुक्य पूरा ही लिख लें आप, चालुक्य पुलकेशन द्वितीय से, यही लिख दे, द्वितीय से 639 एडी में पराजय हो जाता है, या पराजय हो गया। यानी जैसे ही हर्ष नर्मदा नदी को पार करता है और यहाँ युद्ध हो जाता है और यहाँ वो पराजय हो जाता है 639 एडी में। और ये जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है, इसको भी चाहो तो आप लिख सकते हो। अब ये जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है, आप चाहो तो इसको नोट कर लें। अब हम बात आती है हर्ष, क्योंकि एक विद्वान शासक था तो हर्ष की कुछ रचनाएं लिख लें। और हर्ष के शासन काल में जो
हैनसांग आए थे बौद्ध, उनको लिख लें, क्योंकि दो चीज़ें पूछी जाती है कि फयान कब आया, तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय काल में आया, ये उन्होंने ही मालवा को सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया, और हैनसांग कब आया, हर्ष के काल में। बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार, तो लिखेंगे हर्ष की रचनाएं। हर्ष की क्या लिखेंगे आप, रचनाएं। एग्जाम में ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। अब आपने वहाँ तो पढ़े होगे आप मेन हिस्ट्री में, यहाँ भी आपने बहुत कुछ जान लिया हर्ष के बारे में। तो प्रियदर्शिका, अभी जो हमने नाम बताए थे आपको, प्रियदर्शिका हो गए, रत्नावली हो गई, रत्नावली है ना, और नागा नंद हो गए, नागा नंद। अब हर्ष के दरबार में दरबारी कवि लिख लें आप, बड़े इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट है, क्योंकि दरबारी कवि हो गए बाणभट्ट, और इनकी रचनाएं भी लिख लें, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एमपी में, तो उनको हम पढ़ाते ही हैं। एक रचना तो हर्षचरित, क्योंकि हर्ष के दरबार में है तो उनके हिसाब से लिखना होगा, और एक है कादम्बरी, ठीक है। अब एक यहाँ विशेष लिख लें जो अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में, लिखेंगे हर्ष के काल में, हर्ष के काल में चीनी यात्री कौन आया था, हैनसांग। कब आता है, ये रहता है 629 से लेकर 645 एडी तक रहता है यहाँ। हैनसांग ने क्या किया था, तक रहा, तक रहा। और हैनसांग की जो पुस्तक है, किताब का नाम सब एग्जामों में पूछा गया है, वो लिख लें आप, CU की, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो आपने क्या देखा, अब इसको हम एक बार बता के टॉपिक खत्म करते हैं। हमने ये देखा गुप्तोत्तर काल हम पढ़ने वाले हैं। गुप्तोत्तर काल पढ़े तो हर्ष की जो एक केंद्रीय सत्ता, हर्ष की नहीं, जो गुप्तों की एक केंद्रीय सत्ता थी वो पतन हुई। कोई भी वंश होता है उसका पतन होता है, पतन हुआ तो छोटे छोटे राज्यों में या कई राज्यों में हमें देखने को मिला। हमने आपको बोर्ड पर राज्य बताए। अब इन राज्यों में हमें थानेश्वर के वर्धन वंश, कन्नौज के मौखरी वंश, असम के कामरूप, बंगाल के शशांक और मालवा के देवगुप्त, और गुजरात के कह सकते हैं या मैत्रिक वंश के ध्रुव सेन द्वितीय, इनको ही हमें देखना था। क्यों, क्योंकि हर्ष कैरेक्टर हमें पढ़ना है। हर्ष ने नर्मदा तक शासन किया है, इसके बाद वो पुलकेशन द्वितीय से हारा है। क्योंकि हर्ष की बहन की शादी होती है कन्नौज से, तो वो तो हमें पढ़ना ही था। हर्ष की बेटी की शादी होती है ध्रुवसेन द्वितीय से, यानी मैत्रिक वंश या वल्लभी वंश से, तो ये रास्तों में देखने ही थे। अब हर्ष ने दोस्ती की असम के राजा कामरूप से, क्योंकि बंगाल के शासक को उनको मानना था, तो उन्होंने दोस्ती की। अब हम बंगाल क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देवगुप्त जो मालवा का शासक है उसने बंगाल के शासक से, शशांक से मित्रता करके ही तो मारा था ग्रहवर्मा को। ग्रहवर्मा कौन, हर्ष की बहन के पति। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक थी आपको। हम डायरेक्ट यदि आपको यहाँ एक शब्द लिखा कर निकल जाते हर्ष की दो रचनाएं, हर्ष के बारे में, जैसा जनरली आपने देखा यूट्यूब में पढ़ाते हुए टीचरों को, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होता। हम हिस्ट्री इस तरीके से यहाँ पढ़ा रहे हैं कि यदि आप भारतीय इतिहास भी पढ़ोगे तब भी आपको, अब कम से कम भारतीय इतिहास पढ़ने बैठोगे तो आपको एक चीज़ समझ है कि गुप्त के बाद गुप्तोत्तर आए, ये वंश आए, इसमें हर्ष कितना इंपॉर्टेंट था। एमपी में क्यों देखा, क्योंकि एमपी में मालवा का योगदान है, मालवा का शासक ही तो मानने जाता है हर्ष की बहन के पति को, समझ रहे हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको करा दी है। आधे घंटे का वीडियो होता है, आप इसको पढ़ें। अगले जब इसके बाद जो हमें पढ़ना है ओलीकर वंश वगैरह देखना है, जो मध्य प्रदेश के इसी समय कुछ हमें प्रमुख वंश राजवंश देखने को मिलेंगे, उनको भी हम कराएंगे। यानी आप ये पूरी सीरीज जो आपकी हिस्ट्री की चल रही है एक क्रम से है, यदि आप पूरा देखकर नोट्स बना लेते हैं तो आपको एमपी की हिस्ट्री के साथ साथ मेंस का जो पेपर है पहला मध्य प्रदेश का इतिहास संबंधित, वो पूरा करने में आप स्थिति हो सक्षम है। और ये पूरी यूनिट पढ़ लेते हो आप तो ये मान लें कि जो मेंस का पहला पेपर आता है एमपी का हिस्ट्री वाला, उसमें आप पूरा करने में सक्षम है। क्योंकि जैसे ही आप यूनिट सेकंड को इस प्री कम मेंस के स्टाइल में पढ़ते हो तो आपको वो पेपर लगभग कंप्लीट हो जाता है। बस आपको वहाँ क्वेश्चन आंसर डिजाइन करना सीखना है। आज के लिए धन्यवाद।